जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान के अंदर हाफ ईयरली के जो एग्जाम जो चल रहे हैं उनके अंदर हम बात करें तो कल 10th क्लास का एसएसटी का एग्जाम हुआ था। आज हम सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करेंगे। उससे पहले आपसे मैं दो लाइनें पूछता हूं, वो किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। पहली, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के अंदर सर्दी जुकाम हो जाता है, ये लाइन किसकी है। दूसरी, इससे भी ज्यादा शानदार लाइन, मेरा सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे ऐसे मुल्क में रहेंगे जिनको चमड़ी के आधार पर नहीं बल्कि चरित्र और गुणों के आधार पर परखा जाएगा। ये शब्द किसके हैं आपको बताना है। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। पहला जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से, यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथ्सनी। बहुत बार हमने ये पढ़ा है मैथ्सनी। रोल एक्ट कब पारित किया गया है। ये जो रोल एक्ट है ये 1919 के अंदर ये पारित किया गया था, लेकिन कई किताबों के अंदर 1918 लिखा हुआ है, वो गलत है। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य के अंदर है। तो ये राजस्थान के अंदर है। ये आपके राज्य राजस्थान के अंदर आपका ये स्थित है। उसके बाद में भारत में जिस राज्य में स्थायी वनों के अंदर सबसे अधिक क्षेत्र जो आता है वो एमपी का आता है, यानी कि मध्य प्रदेश का आता है। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है भी भारत जो है उसकी संपूर्ण सरकार को हम क्या कहते हैं। तो वो केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके राज्य सरकार दिया हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य से संबंधित हो जाएगा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। इस प्रश्न को आपको समझना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शासन में विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। इसके अंदर आपके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आपका दिया हुआ है इस प्रकार से क्षैतिज, और दूसरा दिया हुआ है आपके ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता का दोनों के आगे सत्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी सत्ता हो जाएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसके अंदर आपको क्या समझना है। देखिए क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। अगर हम बात करें सरकार के अंदर 3 अंग होते हैं, उनके अंदर हम बात करें विधायिका, इसके अलावा बात करें कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं। देखिए ये क्या करती है, कानून बनाती है और ये कानूनों को लागू करती है, और जब ये लागू करती है तो इनकी जो समीक्षा जो करती है वो कौन करती है, आपकी समीक्षा या व्याख्या ये न्यायपालिका करती है। अगर इस प्रकार का अगर सीक्वेंस हो तो वो क्या कहलाता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर वितरण का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है भी सत्ता के अंदर जो एक सरकार है या एक सत्र जो है उस सत्र के 3 अंग होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होंगे, जो सतर होंगे वो एक नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे उच्चतर हो गया, निम्नतर हो गया। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से लोकसभा हो गया, और दूसरा अगर हम बात करें राज्यसभा हो गया। ठीक है, इसकी शक्तियां अलग है, इसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो अलग होंगे, इसके अंदर काम करने वाले वो अलग होंगे। तो यानी कि इनकी अलग अलग है। इस प्रकार का जो होता है वो कौन सा होगा, आपका ऊर्ध्वाधर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आय दिया हुआ है, साक्षरता दी हुई है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति दी हुई है। तो इसके अंदर आपके चारों ही ऑप्शन जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे।
ठीक है, उपयुक्त सभी। एक बात और, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली उन्हीं जो क्वेश्चनों के जो आंसर है वो पूछे गए हैं। उसके बाद में आगे क्या है, वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित करते हैं, ये पूछ रहा है सार्वजनिक, ठीक है। दूसरा कौन सा पूछ रहा है, निजी। तो इसके अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, स्वामित्व के अंदर आता है, ठीक है। स्वामित्व उद्योगों का ये प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार से आपका सार्वजनिक हो गया, निजी हो गया और सहकारी हो गया, तीन इसके अंदर पार्ट आते हैं। और ये कहां से शुरू होता है, आपके 8वीं क्लास से ये चैप्टर शुरू होता है और 12वीं तक ये चलता है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन कौन सा दिया है, रोजगार की शर्तें होगा ही नहीं। आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके 3 प्रकार की गतिविधियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3, तो ये तो होगा ही नहीं। तो उसके बाद में स्वामित्व वाला बच गया एक ही। उसके बाद में आ गया रिक्त स्थान वाले, वो हम करते हैं। देखिए, खालिस्तान के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका रही थी। भी ये पूछ रहा है बिस्मार्क कहां का था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्मनी का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है फाइनल एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार ये पुस्तक पूछी है। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी, हिंद स्वराज की, हिंद और स्वराज, तो ये जो थी ये गांधी जी की थी पुस्तक है। और ध्यान में रखना, बंकिम चंद्र की जो पुस्तक थी वो वंदे मातरम थी, मातरम, ध्यान में रखना। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बंकिम जी आपका राइट आंसर नहीं होगा, यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, गांधी जी होगा। उसके बाद में है, चूंकि अमेरिका में की तरह का संघ है इसलिए अमेरिका में सभी इकाइयों का समान अधिकार है। इस लाइन का जो आंसर है मैं क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी कह सकता हूं भी अमेरिका में सभी इकाइयों का समान अधिकार की जब बात हो रही थी तो वहां पर एक आंदोलन चला था, नागरिक अधिकार आंदोलन चला था अमेरिका के अंदर। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आप कंफर्म कर लेना। हर सामाजिक भिन्नता खालिस्तान का रूप नहीं लेती, ये क्या कह रहा है, हर सामाजिक भिन्नता खालिस्तान का रूप नहीं लेती। किसका रूप नहीं लेती, परिवर्तन का रूप नहीं लेती, ठीक है। या परिवर्तन शब्द से अगर हम ज्यादा बात करें तो यहां पर आपके विभाजन हो जाएगा, ठीक है। बंटवारे का ये काम है, नहीं करती, हर सामाजिक जो भिन्नता होती है। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत के अंदर हम क्षेत्र की अगर बात करें तो 2 प्रकार के होंगे, एक आपका असंगठित होगा और दूसरा आपका संगठित क्षेत्र होगा। देखिए असंगठित के अंदर, इसके अंदर कोई मजदूरी फिक्स नहीं होती, काम के घंटे फिक्स नहीं होते, सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इसके अलावा संगठित की बात करें तो इसके अंदर सभी कुछ सारे फिक्स होते हैं, भी मजदूरी भी फिक्स होती है, काम के घंटे भी फिक्स होते हैं, सरकार का नियंत्रण होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे गांवों के अंदर भी देखते होंगे, बाजारों के अंदर भी मजदूर को क्या करते हैं 300 रुपए में भी ले जाते हैं, 200 रुपए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो असंगठित जो क्षेत्र है इसके अंदर सर्वाधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, असंगठित वाला हो जाएगा। उसके बाद में क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम बात करें या इसे क्वेश्चन का अगर हम पॉइंट की बात करें, आंसर किस प्रकार से, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो सेवा क्षेत्र जो है वो उत्पादन नहीं करता। लेकिन आपके टॉपिक के अंदर ये 3 ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप वाला, यानी कि तृतीय जो क्षेत्र है वो उत्पादन नहीं करता। ये किसके अंदर सहयोग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर के अंदर ये योगदान है अपना देता है, सेवाएं देता है। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931। उसके बाद में एक बहुत ही शानदार लाइन आरबीएससी की लाइन हुआ करती थी 8वीं क्लास के अंदर, लास्ट के पेज के अंदर नीचे नीचे की ये लाइन। तो ये लाइन किस प्रकार से है सुनिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल
नेहरू। ये इनकी लाइन थी, बहुत ही शानदार लाइन आरबीएससी की। उसके बाद में संघीय सरकार की एक विशेषता लिखनी है। तो संघीय सरकार के अंदर हम बात करें तो दोहरा शासन प्रणाली होती है, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के रूप में। कानून की अगर हम बात करें, यानी कि कानून यानी कि संविधान हो गया, संविधान का इसके अंदर प्रमुख रोल होता है। इसके अलावा बात करें न्यायपालिका की, यहां पर क्या होती है, सर्वोच्चता होती है, यानी कि मान्यता होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगी। उसके बाद में विविधता को समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका किस शासन व्यवस्था का है? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है भी। ये कह रहा है विविधता को समाहित, यानी कि अलग अलग है को क्या करना है, समाहित करना है एक जगह। तो इसके लिए सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी होगी? तो वो आपकी लोकतंत्र होगी, क्योंकि आपका लेसन भी लोकतंत्र से, मतलब इसका आंसर भी आपका लोकतंत्र हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके आय हो जाएंगे, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आपका साक्षरता हो जाएगा, साक्षरता। तो ये 3 मानव विकास सूचकांक होते हैं, जिसके अंदर से आपको 2 लिखने थे। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम कह सकते हैं राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय, और इसको भाग किससे देना है? जनसंख्या से देना है। ये आपकी क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? कोई भी परियोजना होती है, कोई भी योजना, उसकी सबसे पहले प्राथमिकता होती है पीने के पानी की, पीने के पानी की, और उसके बाद में इसके अलावा जिन सेक्टरों के अंदर उस पानी का यूज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय प्रणाली कहते हैं। सत्ता की साझेदारी की कोई 2 प्रकार बताएं। आप भी कोई भी लिख सकते हैं सत्ता की साझेदारी के। तो हम पढ़ के आए थे, अभी वो प्रश्न किया था क्षैतिज वितरण वाला, उसके बाद में हमने ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अलावा और बात करें राजनीतिक दलों का रूप, और इसके अलावा सामूहिक समूह का रूप भी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। क्या सामाजिक अंतर सभी देशों में विद्यमान है? ये आपको थोड़ा सा रिटर्न टाइप है। विकास की धारणता को सपक्ष में समझाइए। धारणता का मतलब है विकास से संबंधित है। हमें किसी भी संसाधन को प्रयोग करना है, और वो प्रयोग किस प्रकार से करना है? सुनियोजित तरीके से करना है, सुनियोजित तरीके से करना है, और भविष्य के लिए भी बचाना है, भविष्य के लिए भी बचा के रखना है, और अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है। इस प्रकार के विकास को हम धारणीयता बोलते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग करना धारणीयता कहलाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आ गया, और इससे पहले आपसे ये आंसर भी पूछा था। तो देखिए मैंने आपको वहीं पर बता दिया था। ये पूछ रहा है ये जो तृतीय जो क्षेत्र है इसको सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के अंदर सहयोग करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। परछन बेरोजगारी किसे कहते हैं? परछन बेरोजगारी ध्यान में रखना, परछन बेरोजगारी फाइनल एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। बेरोजगारी इससे संबंधित पर्सन जरूर आएगा। परछन बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? इसे छिपी हुई भी कह सकते हैं, अल्प भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके अलग अलग नाम हो गए। अब इसके अगर हम मेन बात पॉइंट की करें भी, इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो श्रमिक होते हैं वो काम के ऊपर तो लगे होते हैं, काम के ऊपर है, काम पर लगे प्रतीक होते हैं, ठीक है। लेकिन खास बात क्या होती है? क्षमता के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिलता, क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? परछन बेरोजगारी कहेंगे। तो इसके अलावा और हम बात करें आपके क्वेश्चनों की, तो आगे जो आपके बड़े क्वेश्चन है वो तो हम नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद में लास्ट के अंदर आपका मैप दिया हुआ है भी 30
नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न को भारत के अंदर मानचित्र के अंदर आपको भरना है। ये मैं भरवा देता हूं। देखिए पहला आपका दांडी दिया हुआ है, दूसरा पूना दिया हुआ है, तीसरा सुंदरवन और चौथा आपका मानस बांध रिजर्व दिया हुआ है। तो मैं बता देता हूं, भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग इस प्रकार से ये गुजरात की बाउंड्री है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका दांडी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, इस प्रकार से ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा इस प्रकार से ये महाराष्ट्र है और यहां पर जो हो जाएगा आपका पूना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस प्रकार से हम बात करें, इस प्रकार से ये बांग्लादेश के साथ में सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। और यहां पर अगर हम बात करें इस प्रकार से, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें चौथा भी, मानस बांध रिजर्व कहां पर है, इस प्रकार से ऊपर हम बाउंड्री की बात करें तो इस प्रकार से आपका असम है, इस प्रकार से अगर हम बात करें असम है। तो यहां पर जो है ये असम के अंदर ये आपका मानस हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर अगर आप देखेंगे असम वाला, तो यहां पर जो शुरू के अंदर ही जो होता है वो कहां पर है, मानस से संबंधित है। तो ये आपके चार थे, मैंने बता दिया। ये कहां पर है, असम के अंदर, ये कहां पर है, बंगाल के अंदर, ठीक है। और ये कहां पर है, आपके महाराष्ट्र के अंदर, और ये कहां पर आपके गुजरात के अंदर, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने आपको पूरा सोल्व करवा दिया, बड़े क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।